बात करेंगे यहाँ पर संबंध की। ठीक, संबंध क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो आपस में हमारे संबंध होते हैं। कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का पिता, चाचा, इस तरह के जैसे संबंध होते हैं। इसी तरह के संबंध हम विभिन्न वस्तुओं में स्थापित कर सकते हैं, विभिन्न संख्याओं में स्थापित कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, मान लीजिए इस समुच्चय में कोई अवयव ABC है और इस समुच्चय में कोई अवयव XYZ है। ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन से हमें एक समुच्चय प्राप्त होता है। कार्तीय गुणन आपने 11 में पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो। प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ युग्म बनता है। जैसे इसमें क्या बनेगा, AX AY AZ, AX AY AZ, ऐसे ही BX BY BZ एंड CX CY CZ। ये इनका कार्तीय गुणन है। अब ये इस समुच्चय के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये इसी विद्यालय की 11वीं कक्षा के छात्र हैं, ठीक, और ये किसी दूसरी कक्षा के छात्र हैं, 11th A के छात्र हैं या 11th B के छात्र हैं, और आपने इनमें एक संबंध परिभाषित कर दिया, एक इस तरह का परिभाषित कर दिया, इनके बीच एक कड़ी इस तरह की बना दी कि उनमें से आप उनके अवयवों को जोड़ सकें। आप ये कहें कि कक्षा 11A का छात्र X और कक्षा 11B का छात्र Y जो है इस तरह से है कि R इज इक्वल टू XY, जहां X तथा Y की उम्र समान है। उम्र समान है। तब आपने जो ये क्रमित युग्म जो जोड़े इसमें बनाए हैं, तो जिन जिन में उम्र समान वाले अवयव होंगे वो सब के सब आपके R के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा कोई समुच्चय A इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ A से A में ही कोई संबंध इस प्रकार से आपने परिभाषित कर दिया कि R इज इक्वल टू XY, जहां Y इज इक्वल टू X स्क्वायर। तो यहां पर आपने A क्रॉस A इस कार्तीय गुणन के वो अवयव लेने हैं जिनमें जो ये दूसरा पद है वो पहले पद का वर्ग हो, y जो हो x का स्क्वायर हो। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसे अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा 1, x का मान अगर 2 है तो y का मान 4, x का मान 3 होगा तो y का मान 9। अब अगर आप x का मान 4 रख देते हैं तो y का मान 16 होगा, जो इसमें नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो संबंध आपका बनेगा R इज इक्वल टू 1 1 2 4 एंड 3 9। इस तरह से आप संबंध परिभाषित कर सकते हैं। समुच्चय A में कुछ छात्रों के नाम हो सकते हैं, समुच्चय B में कुछ व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, और उनको एक ऐसी कड़ी से हमने जोड़ा है कि R बराबर XY, जहां Y X का पिता है। अब सभी छात्रों के पिताओं के नाम B में लिखे हुए हैं, तो जिस छात्र का नाम आप यहाँ से ले रहे हैं, वहां से B से आप उसके पिता का नाम लेंगे, उसका एक युग्म बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से सभी युग्मों का जो समुच्चय बनेगा वो संबंध बन जाता है। कहने का मतलब संबंध जो है ये भी एक समुच्चय है, ये उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जो कि उस दी गई कड़ी के अंतर्गत आता है।
संबंध क्या है? संबंध दो समुच्चयों को जोड़ने की एक कड़ी है। एक परिभाषा आप दे देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जैसे इसी में अगर आप कहेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, देन अगर x इज इक्वल टू वन है तो y बराबर 2 हो जाएगा। x की जगह में 2 आ जाएगा तो y का मान 3 आ जाएगा। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 एंड 9 10 उसमें अवयव आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से आप संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। अब ये संबंध कई प्रकार के होते हैं। इन संबंध का जो मुख्य प्रकार है, एक होता है स्वतुल्य संबंध, एक होता है सममित संबंध और एक होता है संक्रामक संबंध। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध का मतलब, मान लीजिए T सभी त्रिभुजों का कोई समुच्चय है, ठीक, और उसमें आपने जिस कड़ी से इनको जोड़ा हुआ है, आपने कहा है कि R इज इक्वल टू T1 T2, जहां T1 त्रिभुज T2 के समरूप है। ठीक, अब अगर आपके पास तो ये त्रिभुजों का समुच्चय T है, इसमें कई त्रिभुज है, T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। तो इनमें से जो जो त्रिभुज जिस त्रिभुज के समरूप है उनका उनके साथ आप युग्म बना लेंगे और वो आपका संबंध R का समुच्चय बन जाएगा। R इज इक्वल टू, सपोज T1 के समरूप त्रिभुज T3 है, T2 के समरूप त्रिभुज T4 है, T3 के समरूप सपोज T9 है। जो जो त्रिभुज समरूप होंगे उनके इस तरह से आप जोड़े बना लेंगे। ठीक, अब समरूप त्रिभुज आप जानते हैं, दो त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात एक समान होता है। तो अगर आप किसी त्रिभुज को स्वयं में देखेंगे तो वो उसके कोण अपने बराबर तो होंगे ही, ठीक है ना। तो आप T1 जब आप इनका कार्तीय गुणन करेंगे, T का T के साथ कार्तीय गुणन करेंगे, तो उस समुच्चय में एक अवयव T1 भी तो आएगा। सबसे पहले T1 आएगा, फिर T1 आएगा, फिर T1 आएगा। तो T1 भी इस संबंध का अवयव होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने समरूप होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई समुच्चय A सपोज इस तरह से है 1 2 3 4 और इनके बीच का जो संबंध है, इन अवयवों के बीच का इस तरह का संबंध है कि जिस परिभाषा के अनुसार एक 3 से संबंधित है, उसी परिभाषा के अनुसार एक 1 से भी संबंधित है। यानी कि एक भी उसमें अवयव होगा, 2 भी उसमें अवयव होगा, 3 भी उसमें अवयव होगा, 4 भी उसमें अवयव होगा। जैसे इसी की हम बात कर रहे थे, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो T1 इसमें अवयव है, T2 भी इसमें अवयव होगा, T3 भी होगा, T4 भी होगा। ठीक, तो अगर ऐसा संबंध है तो आप कहेंगे कि संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य है। ना क्लियर हो गया? दूसरा प्रकार होता है सममित का। सममित का संबंध क्या कहलाता है? कोई भी संबंध सममित कहलाता है कि अगर AB R का अवयव है, AB R का अवयव है तथा BA भी R का अवयव है, तो आप कहेंगे कि संबंध आपका क्या है, सममित है। जैसे अगर त्रिभुज T1 समरूप है T2 के, तो निश्चित है कि T2 भी समरूप होगा T1 के। ठीक, तो अगर R में अगर आप देख रहे हैं कि AB भी अवयव है, BA भी अवयव है, AB के साथ साथ BA भी R का अवयव है, तो आप कहेंगे कि आपका संबंध क्या है, सममित है।
वही जैसे समरूप वाली बात हो रही थी, अगर त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के समरूप है तो निश्चित है कि T2 भी T1 के समरूप होगा। ऐसे ही जैसे किसी समतल में बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं और उसमें संबंध परिभाषित किया गया है कि L1 रेखा L2 रेखा के समांतर है, ठीक। तो अगर L1 रेखा L2 के समांतर है तो निश्चित है कि L2 रेखा भी L1 के समांतर होगी। तो उसमें उस संबंध के अनुसार जो आपका समुच्चय बनेगा उसमें L1 L2 अवयव होगा ही, साथ ही साथ L2 L1 भी उसमें अवयव होगा। तब आप कहेंगे आपका समुच्चय क्या है, सॉरी संबंध क्या है, सममित, ठीक। तो पहला हो गया स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या हुआ कि उस कड़ी के द्वारा अगर वो अवयव स्वयं से भी जुड़ा हो, उस परिभाषा के अनुसार वो अवयव अपने से भी संबंधित हो, तब आप कहते हैं कि संबंध क्या है, स्वतुल्य है। और अगर उस परिभाषा के अनुसार जब एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है और उसी परिभाषा के अनुसार दूसरा अवयव पहले अवयव से भी संबंधित है, तब आप कहेंगे कि संबंध क्या है, सममित है। अब यहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दो, अब जैसे हम छात्रों का समुच्चय ले रहे हैं, उसमें हमने कह दिया कि भाई का x जो है y का भाई है, x y का भाई है, तब आप कहेंगे कि भाई x y इसका अवयव है और y x भी इसका अवयव है, x y इसका अवयव है और y x भी इसका अवयव है, क्योंकि x अगर y का भाई है तो y भी x का भाई है। यहीं पर अगर आप इनके जोड़ने की कड़ी को भाई की जगह बड़ा भाई कहते हैं, ठीक। अगर यहीं पर अगर आपने परिभाषा ये बना दी कि जहां x y का भाई है, सॉरी बड़ा भाई है, या y x का बड़ा भाई है, तो अगर y x का बड़ा भाई है तब x y का बड़ा भाई नहीं होगा, समझते हैं? तब ये सममित नहीं होगा। तो सममित का ये ध्यान रखना कि अगर x y उसका अवयव है उस परिभाषा के अनुसार, तो y x भी उस संबंध का क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, तब आप संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। अब तीसरे प्रकार पर आ जाते हैं, संक्रामक संबंध। अगर किसी समुच्चय में x y z तीन अवयव हैं या इससे अधिक अवयव हैं और इनमें संबंध इस प्रकार का है कि x y अवयव है r का, x y संबंध r का एक अवयव है और y z उसमें r का एक संबंध है, यानी कि जिस संबंध से x y से जुड़ा हुआ है उसी संबंध से y z से जुड़ा हुआ है। तो अगर उसी संबंध की परिभाषा से x भी z से जुड़ा होगा तो आप संबंध को क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। जैसे कोई समुच्चय है A 1 2 3 4, इनके बीच का संबंध इस प्रकार से है x y, जहां y is greater than x, y is greater than x। तो क्या क्या होगा इसमें, इसमें आपने ऐसे जोड़े बनाने हैं कि पहला अवयव छोटा है दूसरा अवयव बड़ा है। क्या क्या होगा, 1 2 1 3 1 4, 2 के साथ 3 आएगा और 3 के साथ, सॉरी 2 के साथ 4 भी आएगा, 3 के साथ क्या आएगा 4, इतने ही अवयव इसमें होंगे, ठीक। अब देखो ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अवयव नहीं होंगे। सममित भी ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता इस परिभाषा के अनुसार, y is greater than x। तो इसमें 1 2 इसका अवयव है संबंध का, लेकिन 2 1 इसका अवयव नहीं होगा, तो ये सममित भी नहीं है। अब संक्रामक का टेस्ट करो, 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा 3 है, तो 1 से बड़ा 3 भी है, ठीक। 1 से बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 4 है, तो 1 से बड़ा 4 भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संक्रामक। तो ये स्वतुल्य और सममित तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये संक्रामक है। तो ये 3 प्रकार के संबंध आपको बताए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक।
और अगर कोई दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हो तो उस संबंध को क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो उस संबंध को क्या कहा जाता है? तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो अब इन परिभाषाओं के आधार पर और संबंध के आधार पर हम एक दो सवाल हल करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 14 तक इसमें संख्याएं हैं। इसमें एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि R बराबर XY, जहां 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको पहले तो ये संबंध बनाना है। ये समुच्चय क्या है? ये सॉरी संबंध, ये एक समुच्चय है। तो R जो संबंध है इसमें क्या क्या आएगा? जब आप x का मान 1 रखते हैं, देखो इसके अनुसार क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 0। y को आप इधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y का मान किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर। तो जब x का मान 1 है तो y का मान 3। जब x का मान 2 है, y का मान 6। जब x का मान 3 होगा, y का मान 9। जब x का मान 4 है, y का मान 12। और जब x का मान 5 हो जाएगा तो y का मान 15 होगा, लेकिन 15 इसमें उपस्थित नहीं है। तो आपके संबंध में इतने ही अवयव आएंगे। ठीक है ना? अब देखिए इसमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं? क्योंकि इसमें 1, 1 अवयव नहीं है, 2, 2 अवयव नहीं है, 3, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है। तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो ये अगर आप x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर भी 1 रखते हैं, तब 3x जो है y के बराबर नहीं होगा। वैसे भी आप इसको देख करके बता सकते हैं कि इसमें 1, 1 अवयव नहीं है, 2, 2 अवयव नहीं है, 3, 3 अवयव नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा, सममित नहीं है। सममित भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें अवयव 1, 3 है तो 3, 1 इसमें अवयव नहीं है। ठीक, ऐसे ही 2, 6 है तो 6, 2 नहीं है, 3, 9 है तो 9, 3 नहीं है, 4, 12 है तो 12, 4 नहीं है। ठीक, तो ये सममित भी नहीं है। तीसरा, संक्रामक का परीक्षण करें। 1 संबंधित है 3 से और 3 संबंधित है 9 से, तो 1 9 से संबंधित नहीं है इसमें। ठीक है ना? तो ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक। तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो इस संबंध की अगर आपने जांच करनी थी कि ये स्वतुल्य, सममित है या संक्रामक है, तो आप कह सकते हैं कि ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। बात क्लियर हो गई? एक दूसरी समस्या पे आते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर xy, जहां y बराबर x धन 5 तथा x इज लेस देन 4, x 4 से छोटा है और y का मान x धन 5 के बराबर है। अब पहले तो आप x के मान देखिए। x के मान 4 से छोटे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हो गई? 1, 2, 3। तो इसके लिए y के क्या मान हो जाएंगे? 6। x की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर 6 और x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 7 और ये 8। इतना ही होगा। x के मान 4 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपको y के इतने ही मान प्राप्त होंगे। तो आपका जो संबंध बनेगा r इज इक्वल टू 162738। कहने का मतलब ये संबंध जब भी आप बनाएंगे, आपने क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाना है और वो क्रमित युग्म में पहला पद और दूसरा पद आप इस परिभाषा से निर्धारित करेंगे। ठीक, और x आपने कहाँ से लेना है उसका आपको समुच्चय दिया रहेगा कि वो किस समुच्चय से दिया गया है। जैसे इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। ठीक, अब पता कीजिए स्वतुल्य है या नहीं।
नहीं है, क्योंकि एक एक इसमें अवयव नहीं है, दो दो इसमें अवयव नहीं है, तीन तीन इसमें अवयव नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। आप देख रहे हैं 1 6 इसमें अवयव है, 6 1 इसका अवयव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप x का मान 6 रख देंगे तो y का मान 1 नहीं आ सकता है, ठीक। तो 1 6 इसका अवयव है, लेकिन 6 1 इसका अवयव नहीं है, यानी कि वही वाली बात हो गई, AB बिलोंग्स टू R बट BA नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। और 1 6 से संबंधित है, और इस परिभाषा से 6 जो होगा वो किससे संबंधित होगा, 6 5 11, ठीक है ना। तो इसमें 6 11 से संबंधित होगा, तो 1 धन 5 11 नहीं होगा आपका, तो ये ना तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है, ठीक। अब एक दूसरे एग्जांपल पर हम आते हैं। समुच्चय 1 2 3 में R इज इक्वल टू 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। अब यहाँ आपको परिभाषित किस तरह से किया गया है संबंध, ये नहीं दिया हुआ है, सीधे संबंध का जो समुच्चय आपके पास है वो आपको ये दिया गया है। इसमें R के अवयव है 1 2 एंड 2 1, ठीक। तो स्वतुल्य है ये नहीं है। अगर इसमें 1 1 होता 2 2 होता तब आप इसको स्वतुल्य कहते, ठीक। अब सममित है या नहीं है? यस सर है, क्योंकि 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से भी संबंधित है, ठीक है ना। तो ये संबंध क्या है, सममित है। अब 1 2 से संबंधित है, अगर 2 3 से भी संबंधित होता या 4 से संबंधित होता तब आप कह सकते, लेकिन इसमें 2 से आगे कोई संबंध नहीं है, केवल 1 और 2 का ही संबंध दिया गया है, ठीक है ना। 2 3 इसमें कोई अवयव नहीं है, तो ये स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, लेकिन क्या है, सममित है। संबंध में 1 2 बिलोंग्स टू R तथा 2 1 बिलोंग्स टू R, अतः संबंध सममित है। जबकि 1 1 या 2 2 या 3 3 इसके अवयव नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक। और संबंध में केवल 2 ही अवयव दिए गए हैं, तीसरा अवयव है ही नहीं, तो आप इसको संक्रामक नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई। अब इस उदाहरण पे आइए। समस्त त्रिभुजों के समुच्चय T में R इज इक्वल टू T1 T2, जहां T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक। अब आपके पास कोई सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, और संबंध आपका परिभाषित है किस तरह से कि T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, तब आपके युग्म बन रहे हैं T1 T2 के, ठीक। समरूप त्रिभुज आप जानते हैं, जो जिन त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, या यूं कहें भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अतः T1 T1 या T2 T2 अवयव होंगे R के, ठीक। इसलिए संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ठीक। अच्छा, अगर
T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, इसका मतलब T2 त्रिभुज T1 के भी समरूप है। ठीक, T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T1 also belongs to R। क्योंकि अगर त्रिभुज T1 T2 त्रिभुज के समरूप है तो त्रिभुज T2 भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा। अतः क्या है इस संबंध, R सममित है। बात क्लियर हो गई। अब हम तीसरे उस पर आ जाते हैं। अगर T1 त्रिभुज T2 के समरूप है और T2 त्रिभुज T3 के समरूप है, यानी कि T1 के सभी कोण T2 के संगत कोणों के बराबर हैं और T2 के सभी संगत कोण T3 के बराबर हैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि T1 के सभी कोण T3 के बराबर भी तो होंगे। नहीं समझ रहे हैं? यानी कि यदि T1 T2 अवयव है R का तथा T2 T3 भी अवयव है R का, तो T1 T3 भी क्या होगा, R का अवयव होगा। तो ये संबंध आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक भी होगा। अतः R संक्रामक है। ठीक, अब ये संबंध आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आप कहेंगे कि दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। आ गया समझ में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समस्त रेखाओं के समुच्चय L में R बराबर L1 L2, जहां L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। साथ ही आपको ये भी इसमें प्रूव करना है कि रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यही वाली बात आ जाती है कि आपके पास सभी रेखाओं का कोई समुच्चय है जिसमें L1 L2 L3 and so on सभी रेखाएं, इनमें से संबंध आपका R है, ये इस तरह से है कि L1 L2 जहां L1 समांतर है किसके, L2 के। तो आप जानते हैं प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर तो होगी ही, उसकी स्वयं से प्रत्येक स्थान की दूरी बराबर होगी। ठीक, तो ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा, अगर रेखा L1 L2 के समांतर है तो निश्चित है L2 भी L1 के समांतर है। मींस अगर L1 L2 संबंध R का अवयव है तो L2 L1 भी संबंध R का अवयव होगा। तो ये संबंध क्या है, सममित भी है। और तीसरा, अगर रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है और रेखा L2 L3 के समांतर है, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि रेखा L1 L3 के भी समांतर होगी। मींस L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R. It means L1 L3 also belongs to R. L1 L2 उसका अवयव है, L2 L3 R का अवयव है, तो L1 L3 भी R का अवयव है। तो आप कहेंगे ये संबंध क्या है, संक्रामक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर R बराबर L1 L2 जहां L1 L2 के समांतर है, ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। अगर संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हो तो संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, अच्छा, इसके साथ ही आपको ये कह रहा है कि रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो किसी रेखा के समांतर जो रेखा होती है, अगर आपके पास इस तरह से कोई रेखा है,
y इज इक्वल टू mx प्लस c कोई रेखा है, इसके समांतर जो रेखा होती है उसमें, और इसमें खास बात क्या होती है कि दोनों की प्रवणता क्या होती है, समान होती है। y और x का गुणांक समान होगा, केवल क्या अलग होगा, ये कांस्टेंट जो c है ये अलग होगा। तो अगर आपको कोई रेखा दे रखी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय किससे प्रदर्शित किया जाएगा, रेखाओं का समुच्चय y इज इक्वल टू 2x प्लस c से प्रदर्शित आप करेंगे। तो इसमें c के अलग अलग जितने भी मान रख करके आप जो भी रेखा बनाएंगे वो सभी रेखाएं इससे क्या होंगी, संबंधित होंगी या इसके समांतर होंगी। बात क्लियर हो गई। तो ये था संबंध का परिचय और उससे संबंधित कुछ उदाहरण।